हेलो दोस्तों, क्या हाल है। चलिए आज हम क्लास 12 का लेसन 1 फिजिक्स में जो छूटा हुआ था उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, हम पिछले वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में बल युग्म बल आघूर्ण बताए थे, टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब हम लोग चलेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय रेखा या अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए पहले जान लीजिए अक्षीय स्थिति क्या होती है, चाहे हम बता देते हैं। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो हम बोलते जा रहे हैं, चाहे एक बार बोल देंगे, उसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा चित्र देखिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है हमने बताया था विपरीत आवेश तथा समान परिमाण के होने चाहिए आवेश, और उसके मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2D होनी चाहिए। जिसको पता ना हो पीछे वीडियो देख लेंगे। और यहाँ पे 2D यह माना है कि यह एक विद्युत, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय रेखा क्या होती है, अक्षीय स्थिति आवेशों को मिलाने वाली रेखा ही अक्षीय स्थिति या अक्षीय रेखा कहलाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक अक्षीय रेखा पर बिंदु P लेते हैं। इस P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है, E ज्ञात करनी। तो आइए थोड़ा जान लीजिए। Q के कारण, माइनस Q के कारण P पर कितनी तीव्रता उत्पन्न होगी, E1 होगी। और Q प्लस, अब आप सोचोगे कि क्यों इधर की तरफ तीर लगाएं, उधर क्यों नहीं लगा दिए। सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने बताया था, उसकी दिशा बताते समय माइनस के कारण जब तीव्रता किसी बिंदु पर निकाली जाती है तो तीव्रता की दिशा माइनस की ओर होती है। तो माइनस इधर है तो माइनस की ओर हो रही है। अब प्लस Q के कारण जिस बिंदु पर तीव्रता निकाली जाती है उस बिंदु पर, बस उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस माने Q से, प्लस Q से दूर होती है, E2। ठीक है, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु O है, तो O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। देखिए यह चित्र है। अब इसी को हम लोग अपने भाषा में एक बार हम बोल देते हैं, जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा, और उसके बाद यह चित्र बना के हल करना शुरू करेंगे। थोड़ा लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बोल देते हैं। लिखेंगे हम लोग, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके मध्य 2D दूरी है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण से के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु एक P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस Q के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता E1 है तथा प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता E2 है। तो देखिए यहाँ से बताइए, पूरा दूरी 2D है तो यह छोटा सा दूरी क्या होगा, D होगा। छोटा सा जो दूरी है वह D होगा, फिर इधर की जो दूरी है वह D होगी। ठीक है, अब हम लोग देखिए क्या होता है, अब हम कर रहे हैं। ठीक है, माइनस Q के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता E1 की मान क्या होगी। तो देखिए आप लिख रहे हैं माइनस Q के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता कहेंगे तो समझ लीजिएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बात हो रही है। E1 इज इक्वल टू, याद करिए क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। R माने Q से P की दूरी कितनी है,
तो यहाँ से वहाँ तक जाते रहे, दूरी देखते रहे। बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक डी हो गया, ये वाला आर हो गया यहाँ तक, तो आर ये और डी ये, तो जोड़ेंगे ना आर प्लस डी हो जाएगा। तो आर प्लस डी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, फिर देखिए प्लस क्यू के कारण पी पर उत्पन्न तीव्रता क्या होगा, E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा में, प्लस और माइनस का यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्यू प्लस क्यू बटा में। अब देखिए आर स्क्वायर होता है। अब प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी है बताइए, कोई दूरी दिया है नहीं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और इतना हम यदि डी घटा दें इसमें से तो इतनी दूरी पता चल जाएगी। फिर से देखिएगा, पूरी दूरी आर है और आर में से डी को घटा देंगे तो इतना ही ना बचा, तो हो जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम कहें आपसे कि E1 बड़ा है कि E2, E1 बड़ा है कि E2, देखिएगा ध्यान समझिए। यहाँ से E जो है ये वाला थोड़ा देख लीजिए, E व्युत्क्रमानुपाती 1/r² होता है। मतलब दूरी यदि कम होगा तो तीव्रता उसका अधिक होगा, और दूरी अधिक होगी तो तीव्रता उसका कम होगा, और दूरी कम होगी तो तीव्रता अधिक होगा। तो बताइएगा आर में डी जुड़ा है तो यह अधिक है तो ये कम होगा, आर में से डी घटा है तो ये कम है तो ये क्या है, अधिक होगा। ठीक, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपको हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसलिए पी पर उत्पन्न परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं हाँ, E इज इक्वल टू, ये कम है तो ये अधिक है, ये अधिक है तो ये वाला कम है, तो अधिक में से कम को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्यों घटाए, देखिएगा सदिश नियम के अनुसार जब एक ही बिंदु पर दो तीव्रता अलग अलग दिशा में काम करती हैं तो वहाँ पे घटा जाता है, व्याकलन किया जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में काम करने लगे, जिससे AP हो गया और E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 होना चाहिए, हो जाता है। तो यहाँ पे ऐड जोड़ा जाता है, वहाँ पे घटा जाता है। तो आइए जो चलते हैं, यहाँ से हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटा में r माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 क्यू बटा में r प्लस डी का होल स्क्वायर। चलिए इसी को हल कर लेते हैं, आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिएगा E इज इक्वल टू, अब बताओ Q, देखो दोनों में ऊपर Q है और नीचे 4πε0, तो कॉमन कर लेते हैं। Q बटा में 4πε0 ब्रैकेट में यहाँ पर 1 बचा ना, 1 बटा में r माइनस डी का होल स्क्वायर और 1 बटा में r प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा Q बटा में 4πε0, और फिर इसको आप हल कर लो तो ये हल हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो वर्गांतर का सूत्र है, वर्गांतर का, तो पहले आप इसी को ऐसे लिख लो, r माइनस डी का होल स्क्वायर r प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिखते जा रहे हैं, सीधे तोड़ते जा रहे हैं, तो r प्लस डी का होल स्क्वायर कर देंगे, r प्लस डी का होल स्क्वायर r माइनस डी का होल स्क्वायर, देखो हो जाएगा Q बटा में 4πε0 हो, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rd हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस आ गया है तो चिन्ह भी बदलेगा, r स्क्वायर प्लस, तो माइनस एक बदल जाएगा
पहले देखिए लिख ही देते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2RD होल बटा में, आप बताओ यहाँ पे ये ब्रैकेट में एक माइनस है एक प्लस है, तो वर्गांतर का सूत्र लगेगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, वर्गांतर हो गया। अब आप इसको हल करो, क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2RD माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2RD होल बटा में। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा ऐसे ही, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए आर स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, तो बच गया क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर 2 2 4 4RD अब बटे में आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक, यहाँ पे आर और डी, आर की तुलना में डी क्या है, छोटा है। आर बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में डी का मान बहुत छोटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, चूंकि डी ग्रेटर देन आर, सॉरी आर ग्रेटर देन डी, मैंने आर न बड़ा है डी से, उल्टा थोड़ा डायरेक्शन हो गया था इसलिए मिटाना पड़ा। तो देखिए, तो हम लोग जो बड़ा जो छोटा हो जाता है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा दीजिए उसको, तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RD बटे में, देखिएगा आर स्क्वायर का पावर में स्क्वायर, डी स्क्वायर खत्म, तो आर स्क्वायर पावर में स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी के 4। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्यू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RD बटा में आर पावर 4, यहाँ से कट गया 3 बचेगा। देखिएगा अब इसको आप अपने हिसाब से लिख लीजिए, 2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 4 है तो उसको 2 भाग में तोड़ दीजिए, गुणे 2QD। देखिए इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे RQ, अच्छा आपने कभी पढ़ा है 2QD, पीछे द्विध्रुव आघूर्ण में पढ़े होंगे, हो जाएगा 2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह P के बराबर होता है RQ, इसीलिए यहाँ से 4 को 2 गुणे 2 में तोड़ा गया। यहाँ पे लिख देते हैं चूंकि P इज इक्वल टू 2QD, P इज इक्वल टू 2QD। देख लीजिएगा वहाँ तक जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पूरा समेट के हम लोग लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को इसके साथ जोड़ लीजिए 2P बटा में RQ। यह विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ से चूंकि ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देख लीजिएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी का क्यूब का, माने व्युत्क्रमानुपाती, दूरी का क्यूब करेंगे तो उसका उल्टा, माने दूरी जितना बढ़ाते जाएंगे तीव्रता उतनी ही क्या होती जाएगी, उसके घन के बराबर कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखें। देखिए तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, लगा लीजिएगा। चलिए जान लीजिए यहाँ पे अब क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम चित्र बना के उसके बाद स्पष्ट करते हैं निश्चित स्थिति में क्या होती है। पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, चलिए तो बनाते हैं एक विद्युत द्विध्रुव, थोड़ा और नीचे बना लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव बनाया कैसे जाता है, तो माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है, A पर -Q आवेश है, B पर +Q आवेश है। सबको पता है विपरीत आवेश समान परिमाण के होते हैं और मध्य की दूरी कितनी होती है, 2D होती है। ठीक है, तो जब 2D हो गई, इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या है, O है। ये तो बताइए 2D जब होगा तो 2D का आधा करेंगे तो है D, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, D हो जाएगी। तो अब जो है यहाँ पे इतना हो गया। निरक्षीय का मतलब क्या होता है, अक्षीय का मतलब बताए थे आवेशों को
उसके अक्ष में माने अक्षीय रेखा में मिलाने वाली रेखा ही आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। निरक्षी क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव के लंबवत खींची गई रेखा निरक्षित लंबवत। तो यहाँ से एक लंबवत हम रेखा खींचेंगे। निरक्षी स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए तब आगे चलते हम लोग। आज जिसकी दूरी कितनी है? R है। O से R निरक्षी रेखा पर O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, इसके कारण कितना उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है और जिस आवेश के कारण ज्ञात करनी होती है, उस आवेश से उसकी दूरी ज्ञात होना अब अति आवश्यक है। तो इसकी दूरी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसकी दूरी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तब ना। तो देखिए, पहले डायरेक्शन की थोड़ी बात हो जाए। डायरेक्शन कैसे उत्पन्न होगा? तीव्रता में दिशा का बड़ा महत्व है। तो देखिएगा, -q के कारण तीव्रता बिंदु P पर किधर उत्पन्न होगी? माइनस की ओर। तो मान लीजिए E1 हो गया, ठीक है, यह E1 हो गया। और +q के कारण किधर उत्पन्न होगी? प्लस से दूर। तो अब इधर नहीं ना करेंगे, तो इस बिंदु पर निकालना। इधर करेंगे तो इस बिंदु पर तीव्रता दिखाने लगेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो इसके कारण इस पर तीव्रता, तो यहाँ से डायरेक्शन जो है दूर E2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप देख लो, यहाँ पे ध्यान समझना, यह थीटा डिग्री का एंगल है। थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हमने खींचा, तो इसका दिशा किधर जानी चाहिए? तो यहाँ से हम एक पैरेलल रेखा इसे खींच लेते हैं। देखिएगा, यह थीटा है, मान लिया समानांतर रेखा हो गई, ये समानांतर रेखा इसके हो गई। तो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यह संगत कोण बना कि नहीं बना? चाहे ये वाला इसके एकांतर कोण बन गया, ये वाला इसके एकांतर कोण थीटा हो गया है, और ये वाली जो है ये भी थीटा होगी, तो ये संगत कोण से थीटा हो गया। ठीक है, माने दोनों एंगल समान है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल जब एंगल बना है तो E1 को दो घटक में तोड़ दीजिए, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। देखिए, E1 को घटक में तोड़ने का तरीका क्या है? यहाँ से E1 को और ये वाला खींच रहे हैं। देखिए, ये और ये P है, और यहाँ से ये E जा रहा है, E1 जा रहा है, ठीक ना। यही थीटा दिया हुआ है। देखिए, जिसको दो घटक में तोड़ना होता है उससे सटा हुआ कोण, उससे सटे हुए कोण से जो रेखा खींची जाती है उसे हम क्षैतिज घटक कहते हैं। तो यह हो जाएगा E1 cos थीटा, और जो इधर वाली जाएगी वह क्या हो जाएगी? E1 sin थीटा। अब उसी प्रकार E2 को तोड़ लीजिए। तो देखिए, E2 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ से इसका लंबवत नहीं दिया है, तो ऊपर की तरफ एक खींच लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए खींचते हैं उसको। ये P हो गया ऐसे, और ये वाला हो गया E2, और यहाँ पे ऐसे ये इधर वाली ये लाइन खींचे हैं, ये थीटा हो गई, यहाँ से ऊपर हो गया, ये P हो गया। अब इसको घटक में, तो हमने कहा जिसको घटक में तोड़ना हो उससे सटा हुआ कोण क्षैतिज घटक हो जाता है। तो क्षैतिज घटक को cos थीटा, E2 cos थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक को E2 sin थीटा। तो ध्यान सुने, यहाँ पर अब इसको लिख ही देते हैं। ये हो जाएगा E1 cos थीटा, और इधर ही होगा E2 cos थीटा, होगा E2 sin थीटा ऊपर चला जाएगा, और E1 sin थीटा नीचे चला आएगा। ठीक ना, ये चित्र आपका बनके तैयार है। तो ये वाली क्या, देखिए E1 इधर जा रहा है, E2 इधर जा रहा है। तो हमने पीछे वाली बिंदु बताए थे कि P पर तीव्रता यदि अपोजिट साइड में हो, E1 E2, तो घटा दिया जाता है परिणामी निकालते समय। E1 माइनस E2 चाहे E2 माइनस E1, कौन बड़ा है उसमें से घटा देना चाहिए। फिर यदि P पर परिणामी तीव्रता एक ही डायरेक्शन में हो, E1 और E2, तो उसे हमें ऐड कर देना चाहिए, E1 प्लस E2। अब लेकिन यहाँ पर तो एक ही डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे है, फिर ऐसे है, E1 और
E2। इस कंडीशन में क्या होगा, तो ना तो हम घटा पाएंगे और ना ही जोड़ पाएंगे। तो इसका परिणामी तीव्रता निकालने के लिए एक अलग डायरेक्शन में घटकों का सहारा लेना पड़ता है। तो E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों का सेम डायरेक्शन है P पे, तो दोनों को क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। यही परिणामी तीव्रता है, यही परिणामी तीव्रता होगी, E निकलेगा परिणामी तीव्रता का। तो इसे हम क्लीन करते हैं। ये वाला समझ चुके होंगे, और समझने के बाद अब आगे हम लोग चलते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं, माना लिखना हो तो लिख लीजिएगा, उसके बाद चित्र बनाइएगा, फिर तब जाके हल कीजिएगा। चलिए देखिए, लिखना शुरू कर सकते हैं आप। थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यह डिस्टेंस हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्णी में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। यह भी तो उतना होगा, लंब और आधार वही है, थीटा वही है, तो दूरी जो हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा लिखना शुरू करिएगा। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसके मध्य अल्पतम दूरी 2D है। द्विध्रुव से निरक्षीय रेखा पर r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। -q के कारण क्षेत्र तीव्रता E1 है, प्लस q के कारण क्षेत्र तीव्रता E2 है। यह जो कि थीटा कोण पर झुका हुआ है। फिर आगे अब जानेंगे, यहाँ से इसको घटक, तो E1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 cos थीटा कार्य करता है, और प्लस q के कारण P पर तीव्रता E2 cos थीटा कार्य करता है। यह वाला कार्य नहीं करेगा, इसके कारण जो परिणामी होगा वह E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, अब दोनों का काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ये वाला, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग। चूँकि त्रिभुज AOP में दूरी की जरूरत है, इसलिए निकालना पड़ेगा। AOP में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा आपका कितना, r स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा d स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने कर्ण निकाल दिया है। यह देखिएगा, एक कर्ण है, हिंदी में लिख देते हैं, स्पष्ट हो जाइएगा। तो कर्ण जो है AP, कर्ण जो है इसका, यह AP है, AP का डायरेक्शन आ गया, AP = BP है, क्योंकि थीटा r लंब आधार थीटा सब समान है, तो डिस्टेंस भी क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण इतना है, तो लिख देते हैं चूंकि AP = BP अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर दिखाना पड़ेगा। अब हम लोग तीव्रता निकालने चलते हैं। -q के कारण P पर तीव्रता कितना होगा, P पर तीव्रता कितनी होगी। तो E1 ठीक है ना, तो E1 कितना तीव्रता उत्पन्न होगी। तो E1 तो यहाँ पे ये वाली उत्पन्न हो रही है ना, तो ये वाली यहाँ पर लिखिए E1 cos थीटा। तो आप बताइएगा, मैंने E1 cos थीटा नहीं, ऐसे चाहे सीधे लिख सकते हैं आप। हाँ, E1 कितना, 1/4πε0 Q बटा में R का मतलब कितना, यही है, रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हल कर सकते हैं, हो जाएगा E1 = 1/4πε0 Q बटा में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब प्लस Q के कारण
P पर तीव्रता, P पर तीव्रता कितनी होगी, तो हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन आर प्लस Q, Q बटा में इसकी दूरी प्लस से इसकी दूरी कितनी है, यही है, तो हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी क्या हो जाती है, हट जाती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q बटा में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 लिख देंगे, चूंकि P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता बताइएगा, परिणामी तीव्रता E न उत्पन्न हो गया, P पर ये तीव्रता थोड़ी है, P पर परिणामी तीव्रता E है, तो E इज इक्वल टू ये वाली परिणामी, दोनों सेम डायरेक्शन में तो जोड़ देंगे, तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, cos थीटा को कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा E1 प्लस E2 और फिर cos थीटा। क्लियर है। अब E1 का मान रख दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में, यहाँ पे मान रहा है R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस अब इसका E2 का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है ना, तो ये लिख देंगे आधार बटा में कर्ण, तो आधार और बटा में कर्ण, तो आधार कर्ण कितना है पहले ये बताइए, दोनों सेम है, एक ही जैसा है, तो जोड़ने पर एक ये तो दो हो गया, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटा में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, आधार बताइए कितना है, D है, बटा में कर्ण कितना है, कर्ण ये वाला है, तो आधार बटा में कर्ण हो जाएगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, बोले सही है। चलिए बस आ ही चुके हम लोग, हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QD, एक साथ रख लीजिए क्योंकि इसका काम लगेगा। अब बताइएगा यहाँ पर एक घात है, थोड़ा इसको अपन मैथमेटिक के भांति हल करेंगे, इनटू अंडर रूट को हम लोग क्या कहते हैं, अंडर रूट को कहते हैं R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर का पावर में 1/2, एक घात आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मान क्या होता है, P के इक्वल होता है, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगी, जोड़ के देख लीजिएगा 1/2, 2 एकम 2 एक 3, 3/2 हो जाएगा। तो अब आप इतना देख सकते हो, उसके बाद आप बताइएगा, यहाँ पर लिख देते हैं P इज इक्वल टू 2QD, ठीक है, वहीं से हमने इसको चेंज किया P में, R बड़ा है कि D बड़ा है, R बड़ा है किससे, D से, दिखा दीजिए, चूंकि R ग्रेटर देन D, तो इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R स्क्वायर को छोड़ दीजिए, R स्क्वायर को रहने दीजिए, D स्क्वायर को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा में RQ, यह विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता है, तो E जो है व्युत्क्रमपाती होता है RQ के, सेम प्रोसेस उसमें भी था, E व्युत्क्रम अच्छी स्थिति में भी यही था, E व्युत्क्रमपाती था RQ के, R का घन का व्युत्क्रमपाती होता है निरक्षीय स्थिति, अच्छी स्थिति भी सेम होता है, अंतर क्या होता है, उसमें यहाँ पर 2 से गुणा था, इसमें 2 से गुणा नहीं है, मानो दोगुना होता है अच्छी स्थिति। मान लीजिए निरक्षीय स्थिति में तीव्रता 2 न्यूटन प्रति मीटर है, तो निरक्षी में क्या होगा, निरक्षी में जिसे निरक्षी में 2 है तो अच्छी में जो होगा उसका दोगुना होगा, 2 दूनी के 4 होगा, तो उसको नोट में अभी पढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए दोनों अच्छी और निरक्षीय स्थिति से संबंधित थोड़ा नोट समझ लीजिएगा। अच्छी तथा निरक्षीय तीव्रता दूरी का क्यूब के व्युत्क्रमपाती होता है। दूसरा जान लीजिएगा,
अक्षीय तीव्रता जो होती है, अक्षीय तीव्रता, अक्षीय स्थिति की तीव्रता जो होती है वह P के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है, अनुदिश होती है तथा निरक्षीय जो होती है, निरक्षीय तीव्रता P के विपरीत होती है, P के विपरीत होती है। तीसरा जान लीजिएगा, जो तीव्रता उत्पन्न होती है, जो अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की तीव्रता E उत्पन्न होती है वह P पर निर्भर करती है, न कि Q पर, आवेश पर निर्भर नहीं करती है, वह द्विध्रुव आघूर्ण P पर निर्भर करती है। 4 नंबर जान लीजिएगा, 4 नंबर है निरक्षीय तीव्रता या अक्षीय, पे अक्षीय तीव्रता जो होती है वह निरक्षीय तीव्रता के कितनी गुना होती है, निरक्षीय तीव्रता के 2 गुना होती है। अक्षीय तीव्रता निरक्षीय तीव्रता के 2 गुना होती है। बहुविकल्प में याद कर लीजिएगा, निरक्षीय तीव्रता के 2 गुना होती है। जिसे आप देख सकते हो 1/4πε 2p बट्टा में RQ था ना, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे तो ये, तो देखिए यहाँ से हटा देंगे तो निरक्षीय हो गया, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, अक्षीय हो गया। तो निरक्षीय का 2 गुना होता है, तो यही चीज़ बता रहे हैं, यही चीज़ नोट है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, अगला वीडियो जो होगा लेसन 1 का न्यूमेरिकल के लिए होगा, तो भिन्न भिन्न टाइप के जो भी टाइप लगेंगे न्यूमेरिकल होंगे उनको हम बताएंगे। सभी सूत्रों पे एक एक सवाल चाहे न्यूमेरिकल बताया जाएगा। चलिए देखते हैं आगे।